हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम क्लास 10th के साइंस में अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ओके, यानी कार्बन और उसके यौगिक। जैसा कि आपको चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है कि हम इसमें किसके बारे में पढ़ेंगे, कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। अब कार्बन के बारे में क्या पढ़ना है? कार्बन आपका एक एलिमेंट है। इसमें क्या होंगे? परमाणु होंगे, यानी कि एटम होंगे। एलिमेंट आपका किससे मिलकर के बना हुआ होता है? सेम टाइप ऑफ एटम, यानी एक समान परमाणुओं से मिलकर बना हुआ होता है। उसी परमाणु की बात करेंगे। उस परमाणु में क्या है? उस परमाणु के अंदर और अप परमाणु वाले कण हैं, यानी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, जिनको कि आप मेनली तीन तरह से पढ़ते हैं। एक आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक आपके प्रोटॉन होते हैं, एक आपके न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इन तीनों की बात करेंगे। और परमाणु में क्या होगा? परमाणु की संख्या होगी और परमाणु का द्रव्यमान होगा। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। और जब हम इसके कंपाउंड यानी यौगिकों की बात कर रहे हैं तो हम क्या कह रहे हैं कि कार्बन किसी और के साथ जुड़ करके आपका क्या बना रहा है? यौगिक बना रहा है। तो उन यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले आपने किसके बारे में पढ़ा था? इससे पहले आप लोगों ने आयनिक यौगिकों के बारे में पढ़ा था। तो आयनिक यौगिक आपका क्या कह रहा था? आयनिक यौगिक कह रहा था कि मेरा तो गलनांक और क्वथनांक बहुत उच्च है, यानी कि मैं बॉयल भी बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे होऊंगा और अगर मेल्ट होना होगा तब भी आपको बहुत ज्यादा टेम्परेचर मुझे देना पड़ेगा। ये आपके आयनिक यौगिक कह रहे थे। ऐसा वो क्यों कह रहे थे? क्योंकि उनके आपस में जो बॉन्ड बने हुए थे, आयनिक बॉन्ड भी जिन्हें आप कह रहे थे, वो कैसे थे? बहुत स्ट्रांग थे। और आयनिक बॉन्ड कैसे बन रहे थे? क्योंकि वहां पर एक जो तत्व था वो दूसरे तत्व को क्या कर रहा था? इलेक्ट्रॉन दे रहा था। या फिर आप क्या कह सकते हैं, एक तत्व दूसरे तत्व से इलेक्ट्रॉन ले रहा था। बहुत सिंपल सा एग्जांपल आपने देखा NaCl का। जब हम आयनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं, यानी आयनिक यौगिक, उसमें हमने किसकी बात की? NaCl की बात की, यानी सोडियम क्लोराइड की बात की। अब ये आपका सोडियम क्लोराइड क्या कहता है? सोडियम क्लोराइड कहता है कि सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन है? आउटर मोस्ट शेल, यानी सबसे बाह्यतम कोश की हम बात करेंगे। और सोडियम में जो सबसे बाह्यतम कोश होता है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, वहीं पर Cl यानी क्लोरीन जो है उसके बाह्यतम कोश में आपके 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, हम क्या कहते हैं? किसी भी गैस को, किसी भी एलिमेंट को क्या करना है? उत्कृष्ट गैसों के जो बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, उसी प्रकार का विन्यास धारण करना होता है। ठीक है, जब आपको स्थायित्व प्राप्त करना है। अब सोडियम को भी स्थायित्व चाहिए, क्लोरीन को भी स्थायित्व चाहिए। सोडियम स्थायित्व किस प्रकार प्राप्त कर सकता है कि ये तो इसकी बाह्यतम कोश हो गई, इसकी जो अंदर वाली कोश है उसमें तो 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इनको मैं क्रॉस से दिखा देती हूँ। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अंदर वाले में। बाहर वाले में आपका 1 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन में अंदर वाले में 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन बाह्यतम कोश में कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके लिए 7 इलेक्ट्रॉनों को दे करके और अष्टक पूरा करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसमें ज्यादा एनर्जी लगेगी। वहीं पर इसको भी 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अष्टक प्राप्त करने में ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो ये क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट और डोनेट करते हैं। तो आपका जो सोडियम है वो क्या कर देता है? वो 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। किसको? क्लोरीन को। तो जब आपका सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, त्याग कर देगा, तो वो क्या बना लेता है? Na पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है? कि उसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया है। अब आपका क्लोरीन क्या कह रहा है? क्लोरीन कह रहा है मैंने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया है। तो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का मतलब 1 निगेटिव चार्ज आ गया इससे। अब ये पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज किस प्रकार आए हैं ये भी आपको बताया गया है। क्योंकि यहाँ पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है जब आपका एटम उदासीन होता है। तो उस उदासीन से हमने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया है, यानी 1 ऋणावेश कम कर दिया है। तो वहां पर जितने प्रोटॉन हैं
कितने प्रोटॉन है, 11 प्रोटॉन होते हैं इसमें और 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है तो प्रोटॉन तो 11 ही रहे, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 10। तो अब 11 और 10 को बैलेंस कीजिए तो एक पॉजिटिव चार्ज ऐसा मिलता है जिसको बैलेंस करने के लिए नेगेटिव चार्ज नहीं है, इसीलिए इस पर क्या आ गया, धनावेश आ गया, यानी पॉजिटिव चार्ज आ गया। वहीं पर क्लोरीन की बात करेंगे तो आपके 17 होता है इसका परमाणु क्रमांक, और उदासीन अवस्था में क्या कहता है कि 17 ही इसमें प्रोटॉन है, 17 ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो आपका 17 प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव चार्ज को 17 इलेक्ट्रॉन यानी कि 17 नेगेटिव चार्ज बैलेंस कर रहा है, संतुलन में ला रहा है। तो किसी भी प्रकार का आवेश तभी क्लोरीन पर नहीं था, लेकिन हमने क्या कहा, हमने कहा कि इस क्लोरीन ने एक निगेटिव चार्ज और ले लिया है, ठीक है, एक निगेटिव चार्ज ग्रहण कर लिया। तो अभी कितने हो गए इलेक्ट्रॉन, 18 हो गए, पहले 17 थे, लेकिन प्रोटॉन अभी भी कितने हैं, 17 ही हैं। तो 17 प्रोटॉन को 18 इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर रहे हैं, यानी एक इलेक्ट्रॉन एक निगेटिव चार्ज आपका एक्स्ट्रा रह रहा है, इसलिए वो यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो समझ गए किस प्रकार आयंस बन रहे हैं। तो इस प्रकार इनके बीच में जो बॉन्डिंग हो रही है, बॉन्डिंग किस प्रकार हो रही है कि सोडियम क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो वो किस प्रकार की बॉन्डिंग थी, आयनिक बॉन्डिंग थी और आयनिक कंपाउंड्स बन रहे थे। हम कह रहे हैं कि वो आयनिक कंपाउंड का बॉन्ड बहुत कैसा होता है, स्ट्रांग होता है, इसीलिए इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। इन्हीं की तुलना में जब हम कार्बन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, कार्बन की बात करते हैं, इस कार्बन के जो भी कंपाउंड्स होते हैं, यौगिक होते हैं, उनमें जो आपका गलनांक क्वथनांक देखा जाता है वो कम होते हैं, ठीक है। तो कम होने का अर्थ क्या है, यानी कार्बन और उसके साथ जो कंपाउंड बनाने के लिए दूसरा कोई एटम जुड़ा हुआ है उसके बीच में बॉन्डिंग तो हो रही है, पर वो इसकी तुलना में कैसी है, उतनी स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। स्ट्रांग बॉन्ड होता तो आपको मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी कैसे मिलते, ज्यादा मिलते, यानी बहुत ज्यादा टेम्परेचर देने पर आपके कार्बन के जो कंपाउंड है वो पिघलेंगे या फिर वो क्या होंगे, बॉइल होंगे। ओके, इतनी चीजें समझ में आ गई। तो जब हम कार्बन में बॉन्डिंग की बात करते हैं यानी आबंधन की बात करते हैं तो क्या कहते हैं, द कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या है वो हम यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, यानी ये सारे पॉइंट्स हमें यहाँ पर पढ़ने, ठीक है। इतनी चीजों को हमें यहाँ पर पढ़ना है। उससे पहले हमको क्या समझना है कि कार्बन में है क्या क्या, ठीक है। तो एक बार जल्दी से इसको नोट कर लेंगे फिर हम आगे देखेंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। इस कोवेलेंट बॉन्ड को पढ़ने से पहले हम कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो कार्बन आपका क्या कहता है, कार्बन कहता है कि मेरा परमाणु क्रमांक कितना है, 6 है, ठीक है। आपने वैलेंसी या संयोजन क्षमता या जिसको आप संयोजकता कहते हैं वो क्लास 9th में पढ़ी है कि किसकी संयोजकता कितनी है। कार्बन की संयोजकता आप वहां पर कहते हैं कि 4 होती है, ठीक है। अब ये संयोजकता क्या है, ये जुड़ने की क्षमता है किसी अन्य एटम, ठीक है। वो किस प्रकार जुड़ेगा, और वो जुड़ता है तो जुड़ने में होता क्या है, तो या तो इलेक्ट्रॉन देंगे, जैसे हमने आयनिक कंपाउंड के केस में बोला, आयनिक यौगिक कह रहा है कि मेरे जो आपस के एटम्स है वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन या तो दे रहे हैं या दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। जैसे कि सोडियम क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दे रहा था और क्या कह रहे थे हम, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब हम कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन में हमने कहा इसका जो परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर है वो है 6। जब हम इसकी जो शेल होती हैं, कक्षाएं होती हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन्स को भरते हैं तो हम क्या देखते हैं, ये तो आपका हो गया नाभिक, ठीक है। जब कार्बन उदासीन है आपका कार्बन, तो उसमें क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। जितने वहां पर प्रोटॉनों की संख्या है उतनी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और प्रोटॉनों की संख्या क्या कहती है आपकी, प्रोटॉनों की संख्या कहती है कि जितने परमाणु क्रमांक है उसका मतलब उतने प्रोटॉनों की संख्या। उदासीन एटम कह रहा है जितने प्रोटॉनों की संख्या उतना इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी सबके बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा जब ये क्या है, उदासीन है।
ठीक है, अभी इसका हम बना लेते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या कह रहा है? स्ट्रक्चर कह रहा है ये है न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस में ये छोटा सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं न्यूक्लियस का। इस न्यूक्लियस में है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हम सिर्फ प्रोटॉनों की बात कर रहे हैं, तो प्रोटॉन कितने हैं आपके? 6 हैं। बना लीजिए 6 प्रोटॉन। ये 6 प्रोटॉन हो गए। ठीक है, इसके बाद अब पहली शेल आएगी और पहली शेल कहती है आपकी कि मेरे पास कितने? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, फिर आपकी आएगी दूसरी शेल। ये अंदर वाला जो पार्ट है ये न्यूक्लियस का है, ये आपकी पहली शेल है। पहली शेल में आपके आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये क्रॉस से दिखा रही हूं मैं इलेक्ट्रॉन को। दूसरी शेल में आपके कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2n² से निकाल लीजिए, तो वहां पर आपके बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए। टोटल कितने हैं? 6। तो कितने बचे? 4 बच गए। वो 4 हमने इस वाली में लगा दिए। ठीक है, अब ये इसकी बाह्यतम कक्षा है। कौन सी वाली? ये वाली, जो सेकेंड नंबर की शेल है। ये सेकेंड शेल है, ये फर्स्ट शेल है, और ये आपका क्या है? नाभिक यानी न्यूक्लियस। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। नाभिक जिसमें कि 6 प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन भी होंगे, वो डिपेंड करता है कि कौन सा आपका कार्बन का आइसोटोप है। फिर आपका क्या है? ये पहली शेल है। पहली शेल कह रही है मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 क्रॉस दिख रहे हैं आपको। दूसरी शेल कह रही है मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, और जो दूसरी शेल है वही आपकी बाह्यतम शेल यानी बाह्यतम कक्षा होगी। और उसके हिसाब से हमें क्या करना है? जिस प्रकार उत्कृष्ट गैसों का विन्यास होता है, उत्कृष्ट गैसों का विन्यास क्या कहता है? जैसे कि आपका मेरी बाह्यतम कक्षा में क्या हो सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं या फिर 8 हो सकते हैं। ठीक है, उत्कृष्ट गैसों का विन्यास कहता है कि उनकी जो आउटर मोस्ट शेल होती है, सबसे बाहर वाली कक्षा है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। उनके 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बाकी जितने भी आपके तत्व होते हैं वो क्या करते हैं? उत्कृष्ट गैसों के समान विन्यास प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो या तो 8 करिए या 2 करिए। 2 कब हो सकता है? जब आप इन चारों इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल देंगे, तो आपकी जो फर्स्ट शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और इस सेकंड शेल में 8 कब हो सकते हैं? जब इसमें 4 हैं और 4 और इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो कार्बन क्या कहता है? मेरे लिए 4 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके 8 इलेक्ट्रॉन बनाना इजी नहीं है। ठीक है, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या अंदर तब भी 6 ही रहेगी, और इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन पहले से थे, 4 उसने किसी और से ग्रहण करे, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो वो कहता है कि मेरे लिए एक एटम में जबकि जो प्रोटॉन है यानी धनावेश है वो 6 ही हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन यानी कि ऋण आवेश को 10 के बराबर ग्रहण करना आसान बात नहीं है। ठीक है, मैं धारण नहीं कर पाऊंगा 10 इलेक्ट्रॉनों को 6 प्रोटॉनों के साथ। ओके, यानी 6 प्रोटॉन थे और 6 इलेक्ट्रॉन थे, तब ठीक था, दोनों बैलेंस कर रहे थे एक दूसरे। ठीक है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज आपका 6 ही रहेगा और नेगेटिव चार्ज 10 हो जाएगा, यानी एटम में निगेटिविटी बढ़ जाएगी। इतना पॉसिबल नहीं है। कार्बन का एटम, कार्बन की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं। ठीक है, दूसरा वो कह रहा है कि क्या आप इन 4 इलेक्ट्रॉनों को दे दो, और 4 इलेक्ट्रॉन जब आप दे देंगे तो ये वाली शेल आपकी खत्म हो जाएगी, तब आपके पास सिर्फ एक ही शेल होगी जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ऐसा उत्कृष्ट गैस का जो पहला एलिमेंट है वो यही कहता है कि मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो आप वैसा विन्यास भी ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन उस केस में क्या होगा? उस केस में प्रोटॉन यानी पॉजिटिव पार्ट अंदर 6 हैं और इलेक्ट्रॉन कितने रह जाएंगे? 2 ही रह जाएंगे। तब भी क्या हो रहा है? पॉजिटिव यानी धनावेश की मात्रा बढ़ रही है परमाणु में और ऋणावेश की मात्रा घट रही है। ठीक है ना, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 ही प्रोटॉन थे। पहले केस में हमने क्या किया? 4 इलेक्ट्रॉन और ले लिए, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन प्रोटॉन कितने रहे? 6 ही रहे, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। दूसरा, हम क्या कह रहे हैं कि प्रोटॉन अब भी 6 ही रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन में हम 4 इलेक्ट्रॉन हटा देते हैं, तो कितने रह जाएंगे? 6 में से 4 हटा दीजिए, 2 ही रहेंगे। तो अब क्या हो गया? धनावेश की मात्रा बढ़ गई। तो ये भी क्या नहीं है? पॉसिबल नहीं है। वो कह रहा है कि इतनी ऊर्जा मैं कहीं से ग्रहण नहीं कर पाऊंगा, या इतनी ऊर्जा देनी पड़ेगी मुझे अपने 4 इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए, तो वो भी पॉसिबल नहीं है।
अब कार्बन क्या करेगा, ना तो वो किसी से इलेक्ट्रॉन ले पा रहा है ना वो किसी को इलेक्ट्रॉन दे पा रहा है, तो वो क्या करता है, वो जैसे आपके पास कोई चीज नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, आप किसी से मांगते हैं कि मुझे पेंसिल दे दो, मुझे रबड़ दे दो, मुझे पेंसिल की जरूरत है, मुझे पेंसिल दे दीजिए। अगले वाले के पास भी एक ही पेंसिल है, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि मुझे पेंसिल दे दीजिए, लेकिन वो आपको पेंसिल नहीं देगा क्योंकि उसके पास एक ही है। फिर आप क्या करेंगे, या तो आप उसको पेंसिल के बदले कोई और चीज देंगे, तब वो आपको पेंसिल दे सकता है। तो यहाँ पर कार्बन भी यही करता है, कार्बन कहता है कि मैं भी तुम्हें इलेक्ट्रॉन दूंगा, तुम भी मुझे इलेक्ट्रॉन दो, लेकिन वो लेन देन इस प्रकार नहीं होगा कि हम टोटली दे दे एक दूसरे को। आप क्या करेंगे, आप अपने फ्रेंड को कहेंगे कि थोड़े टाइम के लिए मैं पेंसिल से लिख लेता हूं, तुम पेन से लिख लो, और फिर थोड़े टाइम बाद हम क्या करेंगे, यानी साझेदारी जिसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन भी क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है। और सिर्फ कार्बन ही नहीं, ऐसे कई एलिमेंट्स होते हैं या कई कंपाउंड्स में आप देखते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। तो अब कार्बन को साझेदारी करने के लिए कितने, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी 4 अलग अलग एटम चाहिए जिनके 4 इलेक्ट्रॉन होंगे जो कि साझेदारी में आएंगे, ठीक है। तो इतना क्लियर है सभी को, क्या पढ़ा हमने कि कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन अपने देगा ना ही 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, बल्कि वो उन 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा। और उसी साझेदारी में जब इलेक्ट्रॉनों का युग्म क्या होता है, शेयर होता है, ठीक है, वही साझेदारी क्या कहलाती है, आपकी कोवेलेंट बॉन्डिंग कहलाती है, ठीक है। द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2,4, जो कि हम यहाँ पर देख चुके हैं, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन टू अचीव द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इट रिक्वायर्स, ठीक है, उसको जरूरत है 4 इलेक्ट्रॉनों की ताकि वो क्या कर सके, उत्कृष्ट गैसों के समान अपना विन्यास बना सके, ठीक है। बट कार्बन के नॉट फॉर्म एन आयनिक बॉन्ड, लेकिन कार्बन एक आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता है, वो हमने एक्सप्लेन कर लिया क्यों नहीं बना पा रहा है, ना तो उसके पास इतनी ज्यादा ऊर्जा है कि वो इलेक्ट्रॉन चारों दे दे, ना ही वो 4 और इलेक्ट्रॉन को धारण करने की क्षमता रखता है, ठीक है। तो इसलिए ना वो इलेक्ट्रॉन दे पा रहा है ना ले पा रहा है, तो आयनिक बॉन्ड नहीं फॉर्म होगा, ओके। इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग C4 निगेटिव केटायन, अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो क्या बनाएगा, C4 निगेटिव बनाएगा। बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विद 6 प्रोटॉन्स टू होल्ड ऑन टू 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्या समझ में आया कि एटम के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि उसके नाभिक में 6 ही प्रोटॉन हैं, लेकिन परमाणु में 10 निगेटिव चार्ज आ जाएंगे, यानी 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो वो इनको होल्ड नहीं कर पाएगा, ठीक है, ये हमने एक्सप्लेन कर दिया था। दूसरा क्या कह रहे हैं, इट कुड लॉस 4 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग C4 प्लस केटाइन, यानी वो 4 पॉजिटिव आपका 4 पॉजिटिव प्लस ले लेगा, मतलब उसका मतलब क्या है कि 4 इलेक्ट्रॉन देने के बाद उस पर 4 पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि इतनी उसके पास क्या नहीं है, उसको रिक्वायर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसको करने के लिए उसको बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो ये दोनों ही केस पॉसिबल नहीं थे, इसीलिए तो हम किस कंक्लूजन पर आए कि कार्बन आपका ना इलेक्ट्रॉन देगा ना इलेक्ट्रॉन लेगा, बल्कि क्या करेगा, शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, साझेदारी करेगा। तो thus carbon overcomes this problem by sharing of its valence electrons। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से हैं आपकी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके वो वाले इलेक्ट्रॉन हैं जो सबसे बाहरी कोश में हैं, और सबसे बाहरी कोश में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन की वैलेंसी हो गई 4, ठीक है। उन्हीं को वो अब शेयर करेगा विद अदर कार्बन एटम्स और विद एटम ऑफ अदर एलिमेंट्स। तो वो उनकी शेयरिंग किसके साथ करेगा, या तो किसी और कार्बन के एटम के साथ करेगा, या फिर आपका किसके साथ करेगा, किसी और एलिमेंट के यानी तत्व के एटम के साथ करेगा, ओके। द बॉन्ड फाउंड बाय म्यूचुअल शेयरिंग of electron pair between 2 atoms in a molecule known as covalent bond, यानी कि 2 एटम्स के बीच में जो शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, उसके कारण जो बंध बन रहा है उसी को आप क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं या सहसंयोजी आबंध कहते हैं, ओके।
तो इतना होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस प्रकार दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म, एक पेयर होगा ना, युग्म यानी कि जोड़ी में दो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही होगी। यानी अगर मैं कह रही हूं ए कोई एटम है और बी कोई एटम है, इन दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, एक कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बी ए का होगा, एक किसका होगा, बी का होगा, इसकी शेयरिंग हो रही होगी। मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों ही के लिए ही शेयर हो रहे होंगे, ठीक है। इस प्रकार एक जो बॉन्ड बन रहा होगा वो दो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर रहा है, ठीक है। एक आपका ए एटम का है और दूसरा आपका बी एटम का। ओके, इतना आपको समझ में आ गया। और युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाले आबंध, इसको क्या कहा जाएगा, ये जो मैंने लाइन खींची है आबंध है, यानी कि बॉन्ड को सहसंयोजी आबंध कहते हैं, या ऐसे जो आबंध बनते हैं वो सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं। ओके, तो होपफुली आपको कोवेलेंट बॉन्डिंग क्लियर हो गई होगी। कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या है, कुछ नहीं है जहां पर इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, ना तो कोई एटम पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ना ही कोई एटम आपका पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन ले रहा है। वो बीच में इलेक्ट्रॉन को रख करके कह रहे हैं कि तुम भी इनको रख लो अपने पास, दूसरे एटम को, और अपना एटम भी कह रहा है कि मैं भी इन इलेक्ट्रॉन को रख लेता हूं, दोनों बीच में रख के शेयरिंग कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाता है, कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि सहसंयोजी आबंध इसको कहा जाता है। ओके, जल्दी से इसको नोट करेंगे, फिर हम आगे देखेंगे। टीआईसी पागलपुर में बच्चों, आवाज आ रही है आपको, हैंड रेज करेंगे, हाथ उठाएंगे, आवाज आ रही है तो ओके, नोट करेंगे, वेरी गुड। आप लोग स्क्रीन में दिख रहे हैं, ओके। आपको बाकी स्कूल्स भी देख रहे हैं, इसलिए नोट करिए। अभी आपको क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे और कोई डाउट होगा आपका तो वो भी आप लोग पूछिए। चलिए आगे देखते हैं। टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोवेलेंट बॉन्ड कितने प्रकार के हो सकते हैं आप, ठीक है। पहला कहता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड यानी जिसको आप क्या कहेंगे, एक बंध भी आप कहते हैं, या एकल बंध भी इसको कहा जाता है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड। When a single pair of electrons are shared between two atoms in a molecule, for example F2Cl2 H2 etc. यानी कि क्या हो रहा है, आपका मॉलिक्यूल है, अणु है, आपका अणु परमाणु क्लियर है, 9th क्लास में पढ़े आपने। तो एक अणु में आपके जो परमाणु हैं उनके बीच में एक ही इलेक्ट्रॉन के युग्म की शेयरिंग हो रही है, तो उसको आप क्या, उससे बनने वाले जो बंध होते हैं उनको आप क्या कहते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड या एकल सहसंयोजी आबंध, ठीक है। प्रकार पढ़ रहे हैं हम। एकल सहसंयोजी आबंध। चलिए, क्या कहा मैंने, एक बॉन्ड बन रहा होगा जहां पर भी, यानी कि एक ही इलेक्ट्रॉन युग्म की शेयरिंग हो रही है। शेयरिंग का मतलब क्या है, साझेदारी हो रही है। यहाँ पर एग्जांपल दिया है फ्लोरीन का, क्लोरीन का, हाइड्रोजन का। चलो सबसे सिंपल और बेचारा एलिमेंट हाइड्रोजन, उसको लेकर के चलते हैं। तो हाइड्रोजन क्या कहता है, हाइड्रोजन कहता है अरे मेरे पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। उसकी इनर मोस्ट शेल भी वही है, आउटर मोस्ट शेल भी वही है, उसके पास शेल ही एक है, कक्षा ही एक है, और उस एक कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और प्रोटॉन भी क्या होगा, एक ही होगा। और ये बेचारा इसलिए है क्योंकि इसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता, ये अकेला तत्व है पूरी पीरियोडिक टेबल का जिसके पास न्यूट्रॉन ही नहीं, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन है, एक ही प्रोटॉन है। हमने यहाँ पर लिखा क्या है, H2 लिखा है, तो इसको किसकी तरह,
उत्कृष्ट गैस के समान विन्यास प्राप्त करना है, यानी इस एक इलेक्ट्रॉन को दो बनाने हैं, तो दो बनाने को इसको कितने चाहिए, एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए। वो किसका होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने H2 लिखा है, दैट मीन्स कि ये एक मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का जिसमें दो हाइड्रोजन के एटम है, एक हाइड्रोजन के अणु में दो हाइड्रोजन के परमाणु है। ठीक है, अणु तो ये एक ही है लेकिन परमाणु इसमें कितने हैं, दो हैं। ये दूसरा हाइड्रोजन आ जाएगा, इसके पास भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। एक एटम ये है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा एटम ये है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है। दोनों के पास कितने हैं, एक ही एक है। अब ये क्या करेंगे, ये अपने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेंगे। ये ऐसा नहीं करेगा कि मैं तुम्हें इलेक्ट्रॉन दे दूंगा या तुम मुझे इलेक्ट्रॉन दे दोगे, ये नहीं करेंगे। ठीक है, ये हमने किस में पढ़ा था, ये हमने आयनिक यौगिक के केस में पढ़ा था जब हम आयनिक बंध पढ़ रहे थे। तो सहसंयोजन बंध क्या कह रहे हैं, साझेदारी होगी। साझेदारी समझते हैं, चीजों की साझेदारी करना, यानी कि तुम मेरी भी ले लो और मैं तुम्हारी भी ले लूंगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा आपका, ये हाइड्रोजन कह रहा है कि मेरा इलेक्ट्रॉन तो मेरे ही पास है, मैं तुम्हारा इलेक्ट्रॉन भी अपने पास रख लेता हूं। तो ये किस प्रकार, इस प्रकार, समझ गए। तो अब इस हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, दो इलेक्ट्रॉन। तो हो गया उत्कृष्ट गैस के समान विन्यास, हाँ जी हो गया। दूसरा हाइड्रोजन कह रहा है कि ये क्रॉस वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये तो मेरा ही है। ठीक है, तो मुझे एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो तुम प्लीज मुझे अपना इलेक्ट्रॉन भी साझेदार शेयर करने दो, क्योंकि मैंने भी तो तुम्हें अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करने दिया। तो ये भी अपना इलेक्ट्रॉन क्या करने देगा, शेयर करने देगा। अब इस वाले हाइड्रोजन में देखो, इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, तो इसका विन्यास भी किसके समान हो गया, उत्कृष्ट गैसों के समान हो गया। तो दोनों के पास क्या आ गए, दो दो इलेक्ट्रॉन आ गए, लेकिन इसमें शेयर कितने हुए, साझेदारी कितने की हुई, सिर्फ दो इलेक्ट्रॉनों की हुई, या आप क्या बोलेंगे, अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक युग्म की। समझ गए, एक ही बॉन्ड यहाँ पर बना है और इसीलिए इनको क्या कहा जाएगा, एकल संयोजी आबंध द्वारा जुड़े हुए अणु या परमाणु कहा जाएगा। समझ गए, एकल सह संयोजी आबंध में एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी होगी, यानी सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी। दोनों जुड़ने वाले एटम एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहे होंगे। सेम किस में होगा, क्लोरीन में होगा, सेम आपका फ्लोरीन में होगा। अब क्लोरीन में क्या होता है, क्लोरीन का जो विन्यास होता है, क्लोरीन लिखा हुआ है Cl2, यानी दो एटम है क्लोरीन के। ठीक है, क्लोरीन कह रहा है कि मेरा एटॉमिक जो नंबर होता है वो 17 होता है, 17 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन होते हैं एक उदासीन क्लोरीन के एटम में, यानी कि परमाणु में। अब ये 17 के लिए आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहता है पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी शेल में आपके 7 इलेक्ट्रॉन, हो गए टोटल 17, 2 8 10 7 17। ओके, 17 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हमने हमेशा बात किसकी की, बाह्यतम कोश की, यानी सबसे बाहर कौन सा इलेक्ट्रॉन है, तो कितना है, 7 है। ठीक है, इसी 7 को लेकर चलते हैं। 2 और 8 की हम बात ही नहीं करें क्योंकि वो अंदर वाली शेल में। कैसे, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, इससे बाहर पहली शेल, इसमें आपके 2 इलेक्ट्रॉन, इसके बाद दूसरी शेल, इसमें आपके 8 इलेक्ट्रॉन, ये 8 इलेक्ट्रॉन, और ये आपकी तीसरी शेल है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार का विन्यास होगा। तो इसी को लेके चलते हैं। हमने बनाया Cl का एक एटम। ठीक है, इसमें सबसे बाह्यतम कोश में आपके 7 इलेक्ट्रॉन, तो बना लेते हैं 7। हो गए 7 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के। अब क्योंकि हमने क्या लिखा है Cl2, तो यानी दूसरा क्लोरीन भी होगा जिसमें कितने, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। चलिए इसको हम क्रॉस से दिखा देते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन्स को। इसमें भी आपके 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब इनको कितने कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, दोनों क्लोरीन को। ये क्लोरीन वही है NaCl में जो पढ़ा था आयनिक यौगिक के केस में। ठीक है, वहां पर ये आयनिक कंपाउंड बना रहा था, यहाँ पर ये क्या कर रहा है, कोवेलेंट बॉन्डिंग कर रहा है, यानी यहाँ पर ये ना तो किसी से इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना ही किसी को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ये क्या करेगा, शेयर करेगा, साझेदारी करेगा। ठीक है, और साझेदारी कितने इलेक्ट्रॉन की होगी,
एक इलेक्ट्रॉन की। क्यों? क्योंकि उसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना अष्टक यानी कि अपनी बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉनों को पूरा करने के। 7 है ना, अगर एक और इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो 8 हो जाएंगे। तो वो क्या करेगा, ये क्लोरीन इस क्लोरीन को कहेगा कि भाई तू मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दे प्लीज, और मेरा एक इलेक्ट्रॉन भी अपने पास रख ले, यानी शेयर करेंगे, हम बीच में ले लेते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो क्या किया इन्होंने, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका। देखो मैंने दोनों ही इलेक्ट्रॉन किस प्रकार अलग अलग साइन से दिखाए, एक क्लोरीन के इस प्रकार डॉट से और दूसरे के क्रॉस करके, तो आपके लिए भी इजी हो जाता है समझने में। ठीक है, इस प्रकार ये जो डॉटेड वाला है वो इस क्लोरीन का है और ये जो क्रॉस वाला है ये इस क्लोरीन का है। तो ये क्या करेंगे, ये शेयर करेंगे। तो इस प्रकार से इस क्लोरीन ने अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लिए। गिनो, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए 8। तो बाह्यतम कोश फुल। अब इसके लिए इसमें भी आपके कितने हो गए, 2 ये हो गए, 2 ये, 2 ये, 2, 8 हो गए दोनों क्लोरीन के अष्टक पूरे। हाँ जी हो गए। जब अष्टक पूरे हो गए तो इन्होंने क्या ग्रहण कर लिया, इन्होंने अपना जिस प्रकार उत्कृष्ट गैसों की बात कर रहे हैं, उत्कृष्ट गैस आपकी पीरियोडिक टेबल के जो एलिमेंट है जिनका जो एक ग्रुप में आते हैं आपके, जिनका क्या होता है सबसे बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, उनको उत्कृष्ट गैसों की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, वो उत्कृष्ट गैसें या निष्क्रिय गैसें भी कहा जाता है क्योंकि वो फिर इजीली किसी से रिएक्ट नहीं करते। जब उनके पास अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं तो उन्हें क्या जरूरत है किसी से अभिक्रिया करने की। अभिक्रिया कोई चीज कब कर रही है, जब उसके पास इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं है, या वो क्या कह रहा है कि मुझे इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है तो मैं दूसरे के पास जाऊंगा, उससे फ्रेंडशिप करूंगा कि मुझे इलेक्ट्रॉन दे दे। जैसे इस क्लोरीन के एटम को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था ना, तो इसने दूसरे से फ्रेंडशिप की कि मुझे प्लीज एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करने दो। ओके, तो इसी प्रकार जब निष्क्रिय गैसों का बाह्यतम कोश फुल होता है तो उनको जरूरत नहीं है किसी से भी फ्रेंडशिप करने की। तो यहाँ पर हम क्या समझे, यहाँ पर हम समझे एकल सहसंयोजी आबंध। यहाँ पर भी एक ही इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, साझेदारी हो रही है। एक एटम एक इलेक्ट्रॉन बीच में रख रहा है और दूसरा इलेक्ट्रॉन भी अपना दूसरा एटम भी अपना एक ही इलेक्ट्रॉन रख रहा है, और दोनों उस पेयर को, अब ये पेयर हो गया ना युग्म, इसकी शेयरिंग कर रहे हैं। दोनों के पास ये इलेक्ट्रॉन इसका भी है और इसका भी है, क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का भी है, इस क्लोरीन का है। बाकी जो ये बचे हुए 6 आपके इलेक्ट्रॉन हैं ये सिर्फ इस क्लोरीन के लिए हैं, और ये 6 इलेक्ट्रॉन जो है क्रॉस वाले ये सिर्फ इस क्लोरीन के लिए। समझ गए, इसीलिए इस सर्कल से इनको बाहर रखा गया है। तो होपफुली आपको एकल सहसंयोजी आबंध अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार आपका डबल कोवेलेंट बॉन्ड आएगा और फिर आपका ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड आएगा। तो एक बॉन्ड की बात करेंगे तो हमेशा एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉनों को शेयर करेगा। जब 2 बॉन्ड आ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, एक बॉन्ड 2 कर रहा है तो 2 बॉन्ड कितने करेगा, 4 करेगा। इसी प्रकार 3 बॉन्ड कितने कर लेंगे, 6 कर लेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक है। जब आप फिर आपको समझ आता है कि हम सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड क्यों पढ़ रहे थे जब आप इस तरह के कंपाउंड्स देखते हैं। ओके, जल्दी से इसे नोट करेंगे फिर हम आगे देखेंगे। जल्दी करिए। ये आपका प्रकार है, ठीक है, सहसंयोजी बंधों के प्रकार। चलिए आगे देखते हैं, साथ साथ नोट भी करते रहिए। ओके, दूसरा आपका कहता है डबल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड क्या कह रहा है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड कह रहा है कि व्हेन 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, दो जोड़ी का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में आएंगे अब। ठीक है, 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड बिटवीन 2 एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, फॉर एग्जाम्पल O2, CO2 एक्सेट्रा। यानी कि जैसे ऑक्सीजन के बीच क्या हो रहा है, दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो वहां पर डबल बॉन्ड बनेंगे, और उसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड में भी आपका क्या होता है, डबल बॉन्ड्स बनते हैं। तो चलिए देखते हैं ऑक्सीजन में, ये ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन में आपका लास्ट में होता है 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, इस प्रकार। ठीक है,
तो ये क्या करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके ले लेता है और ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके ले लेता है, तो कितने की 2 बॉन्ड बने यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार के क्या जो बॉन्ड फॉर्म हुए सहसंयोजी बंध, उसको क्या कहा जाएगा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि आपका 2 द्विबंध जिसको कहा जाता है, ठीक है, वो बनेंगे। और इसी प्रकार से आपका क्या आता है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड आता है, जहां पर कि क्या बनते हैं, 3 बॉन्ड बनते हैं। इसमें आपका एग्जांपल दिया है N2 का, तो यहाँ पर N की बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 वैलेंसी के लिए, ठीक है। वैसे आपके कितने होते हैं, तो ये 3 की शेयरिंग करेंगे यहाँ पर। हो गए दोनों के अष्टक पूरे। तो इस तरह से आपके क्या बन रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड्स यहाँ पर बन रहे हैं, ओके। तो आउटर मोस्ट में आपके 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन के, तो ये 3-3 की शेयरिंग करता है, क्योंकि 5 का मतलब क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसे अष्टक पूरा करने के लिए, 8 पूरा करने के लिए। इसी तरह किसमें होता है, ऑक्सीजन में 8 होता है इसका इलेक्ट्रॉन्स उसमें, लेकिन आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 6 होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, तो इसलिए 2-2 की साझेदारी करते हैं। तो इसमें 2 बॉन्ड बन रहे हैं आपके, इसमें 3 बॉन्ड बन रहे हैं, इसीलिए इसको ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड या आप क्या कहते हैं, त्रिसहसंयोजी आबंध भी इसको कहा जाता है, ओके। तो होपफुली आज के सेशन में हमने जितना भी पढ़ा वो आपको अच्छे से समझ में आया, जहां पे हमने एक बार दोबारा आयनिक यौगिकों की बात की और उनके साथ साथ हमने किसकी बात की, कार्बन की बात की, और हमने कहा कि कार्बन आपका आयनिक बॉन्डिंग नहीं कर पाता है, उस वजह से वो क्या करता है, सहसंयोजी बंध बनाता है। और हमने यहाँ पर सहसंयोजी बंध को समझने के साथ साथ उनके तीनों प्रकारों को भी समझा। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आप आने वाले नेक्स्ट सेशन में पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।